देखो जी सब कुछ। लास्ट क्लास में हमने वेवलेंथ सिखाई थी आपको। वेवलेंथ में कोई डाउट? क्या थी वेवलेंथ? ये घर से करके आया करो रिवाइज। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ। उसकी यूनिट क्या है जी? मीटर। लैम्डा बेटा वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, एब्रीविएशन है उसकी। आगे मेरा ख्याल तो वेवलेंथ खत्म हो चुकी है शायद। वेवलेंथ आप करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो ना? ठीक है। नंबर 2 लिखो जी, एम्पलीट्यूड। करेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पॉइंट है एम्पलीट्यूड। लिखो जी, तू कब आया? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। मैंने लास्ट क्लास में डायग्राम बनाने को मना किया था। मैंने कहा था एक ही डायग्राम में सबको समझाऊंगा मैं आपको। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो ये क्या होगी मेरी? वेवलेंथ। और ये भी क्या होगी मेरी? वेवलेंथ। The maximum displacement of the particles of medium from their original position from their original position is called amplitude is called amplitude. आगे फुल स्टॉप के बाद it is denoted by letter it is denoted by letter capital A. Capital A. Its SI unit is meter, ब्रैकेट में स्मॉल m. SI unit is meter. Full stop. Amplitude is basically vertical size of the wave. Vertical size of the wave. ये होता है जी एम्पलीट्यूड। कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे गई। हाँ वर्टिकल। अभी बनाना है डायग्राम। एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। इफ द एम्पलीट्यूड इज लेस, अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज लेस, साउंड विल बी softer.
sound will be softer. And if amplitude is large, sound will be louder. अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड क्या होगी? लाउड. और एम्पलीट्यूड स्लो होगा तो क्या होगा? साउंड विल बी लाउडर. फुल स्टॉप. एम्पलीट्यूड नहीं, हायर एम्पलीट्यूड फुल स्टॉप के बाद हायर एम्पलीट्यूड helps the sound wave in traveling faster. ये उसकी स्पीड को बढ़ा देता है. कैसे? देखो, एक वेव हुई, वो छोटी है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रही. हायर एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स का बोला मैंने. हायर एम्पलीट्यूड हेल्प्स द साउंड वेव्स इन ट्रेवलिंग फास्टर. मैं इसी पे बना के देखता हूँ, एक हायर ऑल्टीट्यूड और एक लोअर ऑल्टीट्यूड. ये हो गया हाई एम्पलीट्यूड, ठीक है. ये लेस एम्पलीट्यूड. ये वेव जल्दी पहुंचेगी यहाँ पे कि ये वेव पहुंचेगी? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है. ये एक बंदे की आवाज है जो सॉफ्ट बोल रहा है, इसकी आवाज दूर तक जाएगी क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है. ये तेज बोल रहा है. मैंने अभी जो स्पीकर पहना हुआ है ये एम्पलीफायर है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है. अब ये आवाज क्या होगी? सॉफ्ट होगी. अब ये दूर तक नहीं जाएगी. अब ये मैं कुछ जोर लगा रहा हूँ. बेसिकली माइक वाला जो जगह जगह सिंगिंग के लिए गुरुद्वारे में, मंदिर में और जगह जगह माइक्स यूज करते हैं. माइक्स को साथ में कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर से, एम्पलीफायर को स्पीकर से. ये माइक है, ये माइक है. अब इसके अंदर स्पीकर भी और एम्पलीफायर भी है, लेकिन रियल में एम्पलीफायर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है. एम्पलीफायर पहले माइक से आने की आवाज को तेज करता है बहुत ज्यादा. उसकी वेव ऐसी थी, उसको ये कर देगा. मैं जो अगर एम्पलीफायर बंद कर दूं, अब ये मेरी नॉर्मल साउंड वेव है, ये मेरी नॉर्मल साउंड वेव या इस वेव से आ रही है, तो इसमें मेरे को जोर नहीं लगाना पड़ रहा, नॉर्मल बोल रहा हूँ. अब मेरे को ऐसे करूंगा, मैं अब भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आवाज क्या होगी? तेज. ये इस वेव से पहुंचा रहा है उसको. ये काम कौन कर रहा है? एम्पलीफायर. तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है, दूर तक आवाज जाती है, लाउड स्पीकर की तरह जाती है. तो माइक पे भी जो गाने कीर्तन वगैरह होता है तो नॉर्मल सॉफ्ट नॉर्मली बोलते हैं, तो आवाज दूर तक जाती है. क्यों? क्योंकि एम्पलीफाई होगी आवाज. गाड़ियों में स्पीकर होते हैं, घर में सिस्टम्स होते हैं, जो आपके जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं उसमें सब में एम्पलीफायर लगा होता है. अगर वो ना लगा तो आवाज फैलेगी नहीं, एक ही कमरे में रह जाएगी. ठीक है जी. ये हो गया जी एम्पलीट्यूड. अब आप हेडिंग डालो टाइम पीरियड. ये थर्ड पॉइंट है, टाइम पीरियड. अब साउंड कितनी लाउड है कितनी स्लो है वो कौन बताएगा? एम्पलीट्यूड. The time taken for the time taken for producing the time taken for producing one complete wave is called time period. एक कंप्लीट वेव का जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? जैसे एक वेव देखो, यहां से स्टार्ट करूं तो यहां से लेके यहाँ पे खत्म हुई, इस पॉइंट से लेके, तो क्या ये एक वेवलेंथ नहीं हुई? मैंने कहा था स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा. ये भी आगे भी तो जा रही है बेटा. ये एक वेव, मैं एक वेव की बात कर रहा हूँ. तो ये देखो, इसके बाद ऊपर है, इसके बाद ऊपर है, सेम पॉइंट आ गया. ये और ये पॉइंट सेम नहीं है, इसके बाद नीचे, इसके बाद ऊपर है, इसके बाद ऊपर है, इसके बाद ऊपर है, तो ये सेम है. और ये पॉइंट भी सेम है और सारे पॉइंट सेम है. तो मतलब एक लैम्डा, एक वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ क्या होती है? एक वेवलेंथ. एक वेव को ट्रेवल करने के लिए कितनी देर लगी?
ये पूरी वेव को नहीं बोला, एक वेव को बोला। इसमें 10 वेव, 50 वेव, 100 वेव्स होंगी। एक वेव को ट्रेवल करने के लिए या एक वेव को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? टाइम। सारी वेव्स को क्या चल रहा, मजाक चल रहा है यहाँ पे? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आराम से नीचे बैठ के सोच रहा है, क्या सोच रहा है? एक बार भूखा दो, इतने टाइम पीरियड में तो 3 बार खो गया। एक वेव को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ एक वेव को याद रखना। क्या लिखा लास्ट वर्ड? टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ऑफ द वेव, फुल स्टॉप। It is represented by, it is represented by capital T. It is represented by capital T. Its SI unit is, क्या होगी SI यूनिट इसकी? टाइम मीटर में, सेकंड्स। टाइम कब मीटर में आएगा भाई? Its SI unit is seconds. जैसे मर्जी लिखो भाई। अब लगाओ जी चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी। हॉरिजॉन्टल लेंथ हुई एक वेव की लैम्डा वेवलेंथ, वर्टिकल लेंथ या उसका डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? एम्पलीट्यूड। एक वेव की टाइम को निकल जाए टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी लिखो, नंबर ऑफ वेव्स, the number of waves produced in 1 second, number of waves produced in 1 second is called frequency of the wave. Produced in 1 second is called frequency of the wave. क्या समझ आया? एक वेव को यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगा, वो है टाइम पीरियड। वो टाइम 10 सेकंड, 5 सेकंड भी हो सकता है, पर एक सेकंड में हमारी वेव कितनी सारी प्रोड्यूस होगी, एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में बहुत ज्यादा वेव्स जा रही हैं आगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर एक सेकंड में कम वेव्स जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का यूज है, लिखवा। its SI unit is, its SI unit is hertz, HERTZ ब्रैकेट में HZ। इस SI unit is hertz। अब it is represented by, it is represented by symbol ऐसे लिखना है इसको, और ब्रैकेट में न्यू लिख दो। न्यू कहते हैं इसको, सिंबल न्यू। लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे, हम बेसिकली कैपिटल F यूज करेंगे, क्योंकि कई बार ना बच्चे ये ऐसे बनता है कि इसको वेलोसिटी बोल देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे फॉर विद नॉलेज स्कूल के पेपर के लिए, पर हम यूज क्या करेंगे? F। हाँ, इसका मतलब ये होता है सिंबल का न्यू। हाँ हाँ, दोनों यूज करेंगे, ऐसे स्लैश कर दो। समवॉट ऐसे बनता है, ऐसे करके बनता है, तो ये इसलिए वी लगता है, बच्चे इसको वेलोसिटी बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, इसको एफ लिखेंगे, बाकी दिक्कत नहीं है। लिखो जी, फॉर एग्जाम्पल, नहीं अभी रुक, एग्जाम्पल रहने दो, पहले ये लिखो, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन। मान लो अगर आंसर आया 1 हर्ट्ज,
इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे वेव्स गई। ऊपर नीचे मतलब वाइब्रेशन। अगर फ्रीक्वेंसी का आंसर 1 हर्ट है मतलब एक सेकंड में एक ही वेव गई है। 1 हर्ट का मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में एक वेव गई है। 10 हर्ट्स का मतलब एक सेकंड में 10 वेव्स गई है। तो 1 हर्ट इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन या 1 वेव पर सेकंड। लिख लो जी। 1 हर्ट का मतलब 1 वेव पर सेकंड, एक सेकंड में एक वेव गई है। 10 हर्ट्स इज इक्वल टू 10 वेव्स पर सेकंड। 1 किलो हर्ट्स KHZ, बताओ जी। 1000 हर्ट्स। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला, इसको कैपिटल एफ लिख लो, कैपिटल एफ कर लो, स्मॉल एफ करना, स्मॉल एफ कर लो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। जितनी वेव्स निकली है पर सेकंड करने के लिए टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड। जितनी वेव्स 1/T करोगे क्या आ जाएगी? अपने ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काम आना है। पांचवी चीज लिखो जी। अब आप एक काम करो, पांचवी चीज से पहले आप ये वाला डायग्राम बना लो। ये वाला भाई, ये वाला, ये नहीं बनाना। ठीक है, इसको बनाओ, मैं 2 मिनट को क्या। और हेडिंग डालोगे वेलोसिटी। पांचवी। आगे लिखो जो वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है आपकी टर्म्स में? और वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई, सिंपल स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव, distance traveled by a wave in 1 second, in 1 second। बहुत टाइम हो गया, जल्दी करो। in 1 second is called velocity of the wave, is called velocity of the wave। It is represented by the letter, it is represented by the letter V। its SI यूनिट इज, बताओ जी क्या होती है? अरे भाई, बोर्ड पे लिख दिया, ये तो पता ही है। वेलोसिटी को किससे करते हैं? इट, मीटर पर सेकंड। इट इज इट्स SI यूनिट इज। अब अगर पहले लिख लो, चलो। अगर पूछता है एक सेकंड में कितनी वेव्स निकलती हैं, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। नंबर कभी मीटर पर सेकंड में हो सकता है। एक सेकंड में कितनी वेव्स निकली, और एक वेव का डिस्टेंस एक सेकंड से डिवाइड करो तो क्या होता है? वेलोसिटी। अभी आपने क्या लिखा? नंबर ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी में आएंगी पर सेकंड, और डिस्टेंस टर्न बाय 1 वेव इन 1 सेकंड, वो क्या होता है? वेलोसिटी। कंफ्यूज मत होना इसमें।
वो एक नंबर है, 100 टाइम्स 50 टाइम्स तो फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। ये आपका मीटर पर सेकंड में स्पीड है कि एक डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया। अब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स तो खत्म हो गए, ठीक है। अब आप हेडिंग डालोगे रिलेशनशिप बिटवीन, इसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला रह गया था, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस को एस पी लिखते हैं कई बार, याद है। चलो, और यहाँ पे ना और कर लो, अब डिस्टेंस, एक वेव का डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब जो एक वेव जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस किसका है, जो एक वेव ट्रेवल करती है, एक वेव के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, एक वेव। तो क्या मैं इसको लैम्डा अपॉन टाइम बोल दूं, देखो बेटा घर जाके याद करना, एक वेव का डिस्टेंस इतना होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इतना होता है, एक वेव का टाइम टी होता है। अभी करते हैं, एक खाली एक वेव की बात करते हैं, एक वेव का डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा, एक वेव का टाइम टी, टाइम पीरियड। लैम्डा क्या था, एक वेव का डिस्टेंस, टाइम पीरियड क्या है, एक वेव का, ये दोनों किसके, एक वेव की वेलोसिटी एक भी हो गया, तो एक वेव का डिस्टेंस अपॉन एक वेव का टाइम पर सेकंड हो गया, तो एक वेव की वेलोसिटी। ये तीनों बात किसमें होगी, एक वेव के हिसाब से निकली। अब नंबर ऑफ वेव्स इन एक सेकेंड, वो एक सेकेंड है, वो एक वेव नहीं है, वो ये है। एक वेव का टाइम, टाइम पीरियड, एक वेव का डिस्टेंस लैम्डा, एक वेव की वेलोसिटी एरी, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन velocity, wavelength एंड फ्रीक्वेंसी, इन तीनों के बीच में डिस्टेंस रिलेशनशिप। अभी तक हम कितने फॉर्मूले हो चुके हैं, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, इनको क्लब करेंगे। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, और जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल है, 1/t। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t, इसमें उसमें क्या फर्क है, एक ही बात है, तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू, ये गलत है, 1/t तो f बन गया ना आपका, लैम्डा इंटू, बात पकड़ में आई। तो ये जी आपका फॉर्मूला है नंबर 3, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा, ये तीनों फॉर्मूले यूज करके हमने शुरू करने हैं, ठीक है जी, लिखो इतना। और इसको हम बोलते हैं वेव इक्वेशन। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज द वेव इक्वेशन, तो एक वेव की फ्रीक्वेंसी, सॉरी नंबर ऑफ वेव्स, हाँ हाँ फॉर्मूला बन गया, velocity into distance और number of waves।
अच्छा एक चीज रह गई है, वो एनसीईआरटी में मारनी है, पिच। एक पिच भी लिख लो आप, फ्रीक्वेंसी के साथ ही होता है। नंबर 6 डाल दो, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हाई एम्पलीट्यूड है तो साउंड क्या होगी? लाउड। आपको डायग्राम बनाएगा, अगर ऐसा बना आ रहा है तो ये क्या हो गया? हाई एम्पलीट्यूड। इसकी साउंड कैसी होगी? लाउड। और लो एम्पलीट्यूड है तो अब लिखो पिच। पिच। the interpretation of brain the interpretation of brain about interpretation of brain about the frequency of sound. The interpretation of brain about the frequency of sound is called pitch. It's called pitch. Full stop. Higher the frequency, higher the frequency, higher the pitch, higher the frequency, higher the pitch. अब आपको ना सुनने में लगती है कोई साउंड बड़ी मीठी प्यारी सी, उसकी पिच, उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी धीमी धीमी सी होती है पिच। तो कोई आपको चीखती आवाज आएगी, वो क्या होगी? अब लाउड नहीं है, वो चीखती, जो कानों को, ब्रेन को अच्छी नहीं लगती, वो चुभती है कानों में, वो हाई पिच आवाज होती है। हाई पिच हमको अच्छी नहीं लगती। किसी छोटे बच्चे की होती है, या कोई बहुत तेज चीख रहा होता है, या बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पिच का एम्पलीट्यूड लाउडनेस से, सॉफ्टनेस से कोई लेना देना नहीं। मतलब एम्पलीट्यूड क्या होती है? हाइट। मैं आपको दो चीजें बना के दिखाता हूँ। ठीक है जी। हम मान के चलते हैं कि ये 1 मीटर है एम्पलीट्यूड। ठीक है। ये भी हम 1 मीटर की बनाएंगे, ये भी मान के चलते हैं कितना है? 1 मीटर। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है ना? एम्पलीट्यूड पूछ रहा हूँ। एम्पलीट्यूड क्या होती है? हाइट। हाइट दोनों की क्या रखी मैंने? तो यहाँ पे ए जो है वो सेम है 1, और ए क्या है? बट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स निकली? ये 1 सेकंड में ज्यादा वेव निकली, हायर फ्रीक्वेंसी। ये 1 सेकंड में इतनी वेव निकली, ये 1 सेकंड में इतनी वेव निकली, तो ये होगी लो फ्रीक्वेंसी, मतलब लो पिच। और ये हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब हाई। और इसकी वो क्या, एम्पलीट्यूड क्या रखी मैंने? सेम। समझ गए? तो ये आवाज मेरे कानों को नॉर्मल सुनाई दे रही है, हमको प्रॉब्लम नहीं आती। ये का हमारे आवाज को दिक्कत करती है। सुनाओ ऐसी आवाज, आई दिक्कत? ये वाली एम्पलीट्यूड सेम रखा मैंने। क्या वॉल्यूम बढ़ाया यहाँ पे? वॉल्यूम मैंने बढ़ाया अभी नहीं, मैंने सिर्फ इसको माइक के पास लेके आया, मतलब एम्पलीट्यूड सेम था। और ये इतनी गंदी लगी मेरे कानों को आपकी ये वाली बात, हमको अच्छी नहीं लगती, चुभती है कानों। हमारा ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है इसको, मजा नहीं आता सुनने। समझ गए हो? तो एम्पलीट्यूड का ये होता है, वो सेम रखा। वो अलग चीज है कि बहुत सी चीजें होगी, तुम्हारे नया चक्कर है तो घर पे लर्न करके आना, वरना बहुत भूल जाओगे। ये बनाना है बेटा, पिच के नीचे बनाना है। हाँ दोनों, तभी तो फर्क पड़ा है। स्टेपिंग अभी शुरू हो जाएगा, बोलता रहेगा। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हाँ, और किसके? और मार्क्स के? लग नहीं रहा मेरे को, शक्ल नहीं बता रही है कि कुछ नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब एक ही आता है। बाकी सारा मैं करता हूँ। बेटा इसके बाद तेरे को मैथ्स इको का टेस्ट देना 3 चैप्टर का, परसों तरसों दे दो, इस हफ्ते में दूसरा टेस्ट देके खत्म करो।
मैथ्स। मंडे को कौन सा टेस्ट अनाउंस किया था मैंने? सप्लाई का टेस्ट है मंडे को, इको को। कोरिलेशन। कौन से एरर ट्रायल में फर्क नहीं करते, एरर हुआ है और डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो फिर एग्जांपल देके बताओ। बना लिया डायग्राम पिच का? अच्छा, अब मैं एक और डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपने वो भी बनाना है। ये आपका पिच का डायग्राम हो गया। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन बहुत साल से आ रहा है, एक डायग्राम बना हुआ आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एम्पलीट्यूड डेंसिटी सब कुछ बताना पड़ेगा, डायग्राम में से पहचानना पड़ेगा, तो इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। पर आपको पता होना कि एम्पलीट्यूड ये होता है, ये वेवलेंथ होती है, उसके हिसाब से कराऊंगा मैं। क्या दिख रहा है इससे आपको? आजा, क्रिश पड़ता है आज, हफ्ते में एक दिन आता है एक्स्ट्रा, रोज आजा। आपकी मर्जी है भाई साहब, सेक्टर 8:30 तक, रात को 2 घंटे तो आपकी क्लास होती है। अब तो 1 घंटा पहले कर दी, नींद तो नहीं आई है। या तो मैथ्स क्लास में बैठ जा एक दिन, तो जैसे कल मैथ्स क्लास है उसमें बैठ जा, और बाकी पहले आ जा, इस क्लास में बैठ जा, या इससे पहले आ जा। बेटर टाइम है 3:30 4:30 वाला। इस क्लास में पढ़ा रहा होता जाता, उसमें वो पढ़ रहे होते हैं अपने आप, उनकी रिविजन चल रही है ना 12th वालों की। यहाँ पे और थोड़ा सा इजी कर देता हूँ मैंने वेवलेंथ बराबर रखता हूँ। अब मोटा मोटा आपको दिख रहा है यार, वेवलेंथ बराबर है, देखो। पर फर्क क्या है? हाइट, हाइट का फर्क है। इसकी हाइट ज्यादा है, ये आपने 2 मीटर कर दी, इसकी हाइट हमने 1 मीटर कर दी, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या रखी? मान लो लैम्डा मैंने कर दिया 5 मीटर, तो ये भी लैम्डा कितना रखना है मैंने? 5 मीटर। अगर वेवलेंथ सेम है पर एम्पलीट्यूड का क्या कर दिया फर्क, तो ये क्या हुआ? हाई एम्पलीट्यूड। तो मतलब क्या होगा ये? इसका मतलब क्या होता है? लाउड वॉइस। और ये लो एम्पलीट्यूड, बनाओ जी। तो लो, लो इज सॉफ्ट वॉइस, वॉइस नहीं साउंड। हाँ बेटा, उसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स सेम रखी मैंने। जब वेवलेंथ सेम है ना, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी उसके साथ, ठीक है? तो वेवलेंथ सेम रखी, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, यहाँ पे फ्री वेवलेंथ भी अलग। देखो इसकी वेवलेंथ कितनी है, इतनी बड़ी, इसकी कितनी है, छोटी सी। या फ्रीक्वेंसी भी कम है, या फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। देखो ना, वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ सेम, सेम वेवलेंथ में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है, वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी छोटी, बहुत सारी वेव्स आ जाएंगी ना उसमें। बनाओ जी। तो आपको ना इन सब डायग्राम्स का मिश्रण आएगा एक, उसमें एम्पलीट्यूड भी होगा, वेवलेंथ भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, 100 बातें होंगी उसमें, उससे को करना होगा सॉल्व। न्यूमेरिकल आज नहीं कराएंगे, आज थोड़ा सिंपल काम रखते हैं। हमारी क्लास कौन सी इसके बाद? अभी अकाउंट्स क्लास है, बैठी तो फिर चाय चुय पीनी पियो, 5-10 मिनट है, कुछ रेस्ट करना कर लो, बाकी आपकी मर्जी।
देखो जी, एवरेज कॉस्ट है उसमें 104 है, 104 नहीं है, 10.4 है वो। अमन तू भी ठीक कर ले। क्वेश्चन कौन सा है ये? वो 10.4 है वो। हाँ मतलब यही वो उसके मिसप्रिंट और एवरेज कॉस्ट है ये भी। ठीक है ना, लिखना क्वेश्चन 3 में, बस 3 में चाहिए। एक क्वेश्चन फुल फ्लैश चाहिए, स्कूल में मत बोला करेंगे, स्कूल में मार्क्स कटते हैं। चलो, हाँ मेरे को एक क्वेश्चन में चाहिए। एक और करेक्टरिस्टिक लिखो, एक और मिल गया, 7 नंबर। लिखो जी, क्वालिटी, क्वालिटी ब्रैकेट में टिम्बर, TIMBER, टिम्बर। हाँ बी है। ये बड़ा इजी है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which helps us to differentiate one sound from another, one sound from another having same pitch and amplitude। नहीं, loudness, बात तो एक ही, loudness amplitude तो होता है। having same pitch and loudness या amplitude। कई बार क्या होता है, फुल स्टॉप, कोई साउंड निकली, पिच भी सेम है, पिच मतलब नंबर ऑफ वेव्स, और लाउडनेस उसकी वर्टिकल लेंथ भी क्या है, सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आवाज अलग अलग है। वो होती है क्वालिटी, टिम्बर। वो हमको डिफरेंशिएट करती है कि हमको अपने पेरेंट्स की, मम्मी की, पापा की, टीचर की आवाज पहचान जाती है, क्या वो अलग कमरे में हो कि कौन बोल रहा है, क्योंकि रोज सुनते हैं, हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करता है, तो हमको पता है ना यार ये पापा की, मम्मी की, अलग अलग मिक्स, कंफ्यूज तो नहीं होते कभी हम। तो ये होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना, चाहे सेम, चाहे वो लाउड बोले चाहे वो धीरे बोले, हम पहचान जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी है। ठीक है, आगे लिखो जी। मोर प्लेजेंट साउंड, प्लेजेंट मतलब जो अब हमको सुनने में बहुत अच्छी लगती है। मोर प्लेजेंट साउंड इज ऑफ रिच क्वालिटी, रिच क्वालिटी। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। A sound of single frequency, a sound of single frequency is called a tone. A sound of single frequency is called a tone। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ पूछना, टोन, सिंगल फ्रिक्वेंसी। किसी ने कभी गिटार, हारमोनियम, कुछ म्यूजिक सीखा है, उसमें सरगम्स होती हैं, गिटार में CFD होता है, उसमें सारे गामा होता है म्यूजिक में। तो सा रे जब दबाएंगे, सा की टोन अलग है, रे की अलग है, हर बार सा की टोन सेम आती है, रे की अलग आती है, तो वो सा सिंगल फ्रिक्वेंसी हुई। एक फ्रिक्वेंसी के साउंड को क्या बोलते हैं, टोन, स्वर। ठीक है ना, आगे लिखो। द साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसीज। अब बहुत सारे स्वरों का क्या हो गया, मिक्सचर, तो वो गाना बन गया, म्यूजिक बन गया वो। तो देखो, साउंड ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, NOTE, नोट। एक टोन है, एक नोट है। टोन बहुत सारी इकट्ठी करोगे, ऑब्वियसली स्वर सारे गामा को मिक्सचर करोगे तो कोई बहुत सारी मिक्सचर हो जाएंगे। फुल स्टॉप। तो टोन भी सुनने में सही लगता है हमें,
और नोट भी सही लगता है। द साउंड अनप्लेजेंट टू हियर, जो साउंड सुनने में नहीं अच्छी लगती, द साउंड अनप्लेजेंट टू हियर इज कॉल्ड नॉइज, NOISE। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बाहर से बुलेट जाएगी, गुड गुड गुड, वो दिमाग खराब कर देगी, वो अनप्लेजेंट साउंड होती है, अच्छी नहीं लगती सुनने में। तो जो बंदा बैठा उसको भी नहीं अच्छी लग रही, थोड़े टाइम में खुद भी बोल जाता होगा, वो उसका फोन आता होगा, बात तो कर नहीं पाता होगा, पर वो अनप्लेजेंट है, अच्छी लगती नहीं है। यहीं पे अगर गिटार बज रहा है, आसपास कोई बांसुरी बज रही है, तो हम पढ़ा रहे हैं, हमें डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो कानों को अच्छी लगती है, इट इज अ प्लेजेंट। तो अनप्लेजेंट साउंड जो हमको सुनने में अच्छी नहीं लगती, दैट इज नॉइज। और नॉइज कम्युनिकेशन करने में डिस्ट्रप्शन पैदा करती है, हम बात करने में दिक्कत आती है। ठीक है जी। अब आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, न्यू बुक का पेज नंबर 132, वहां से कर लो, ये लो, ये लो, निकाल लो। इन टेक्स्ट का 1 मतलब जो मैंने टॉपिक कराया उसका। How does the sound produced by a vibrating? नहीं 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 नहीं, वो तो करा दिया मैंने। Explain how sound is produced. नहीं, विच वे प्रॉपर्टी डिटरमाइन लाउडनेस एंड पिच। तो बताओ लाउडनेस, लाउडनेस कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, बुक में लिख लो आंसर, कौन बताएगी, एम्पलीट्यूड। अभी तो कराया लाउडनेस का, बुक पे लिखा भी हुआ, आंसर लिखो एम्पलीट्यूड। और पिच कौन बता रही है, फ्रीक्वेंसी। अभी तो आपको डायग्राम के समेत आ गया आंसर। भाई साहब क्लास शुरू होने वाली, जल्दी कर लो दोनों। आपको 20 आखिरी 1 घंटे का टाइम था, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए तुमने, तो बहुत टाइम ले लिया। हाँ जी सर, 10 मिनट नहीं, 5:10 पे था आपका। अरे दो सुनो यार। मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं क्या चुप हो जाऊंगा। अमन, अमन को चुप कराना है, अमन तो चुप हो जाता है। ठीक है भाई, अमन को चुप करा दिया मैंने। और दिक्कत तो नहीं है अब कोई, ठीक है। अब तो कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। बस यार, सेकेंड क्वेश्चन, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार या कार हॉर्न। हायर पिच होती है 1 मिनट में 1 सेकंड में ज्यादा फ्रिक्वेंसी निकलती है, अनप्रेजेंट हो जाएगी। कार हॉर्न ज्यादा तेज हमको सुनाई देगा कानों को। एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम, मतलब लाउडनेस क्या होगी, गिटार की भी सेम, उसकी भी, पर ये क्या बन जाएगी, बेकार। ठीक है ना, आंसर लिखो जी, कार हॉर्न। ये न्यूमेरिकल है। नहीं, पहला क्वेश्चन देखो, अगला उसी साथ में राइट साइड लिखवा चुका हूँ, आगे हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स है, ये न्यूमेरिकल अगली क्लास में होंगे। हाँ, वो लाउडनेस और इंटेंसिटी, ये आप इसमें लिख लो, फुल मार्क्स से लर्न करना है, आपने वहां लिखा हुआ है। लाउडनेस होती है कितनी दूर जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ऐसे। इंटेंसिटी होती है ऐसे, कितने पर स्क्वायर मीटर एरिया में जाएगी, एक कमरे के अंदर पर स्क्वायर मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, दूर ऐसे वर्टिकली कितना ट्रेवल करती है, वो लाउडनेस होती है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, इंटेंसिटी डिपेंड करती है क्वालिटी पे, हमारे बोलने की क्वालिटी पे। ठीक है जी, अब आप लोग जा सकते हो। ये क्या है, वो अगली बार, अभी नहीं कराएंगे, वो न्यूमेरिकल्स कराएंगे उसके बाद। आपका हाफ चैप्टर हो चुका है, रिमेनिंग हाफ अगली बार न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर हाफ हो जाएगा। रिमेनिंग हाफ थोड़ा सा मुश्किल भी है, ध्यान से करना। बैठ ले, बैठ, ये इसको ऑफ कर पहले वीडियो को।